एमए हिंदी उत्तरार्ध के प्रिय विद्यार्थियों, हम अज्ञेय की कविता का पाठ कर रहे हैं। पाठ करते हुए हम 5वें पायदान पर हैं। हम अक्सर अनवरत मुक्ति बोध को पढ़ते हुए, मुक्ति बोध की अंधेरे में कविता को पढ़ते हुए अब हम हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की असाध्य वीणा का पाठ कर रहे हैं। और आपसे ये मेरी विनम्र गुजारिश रहेगी कि आप सिर्फ इनको कविता न माने, ये जीवन का हिस्सा हो सकती है, बशर्ते कि आप तदाकार होकर के, महसूस करके इन कविताओं को सुने और समझे। कविता बेहद आसान भी है, सरल भी है। कुछ शब्द बेहद जटिल हो सकते हैं, लेकिन भाव भूमि जो कवि बना रहा है यहाँ, वो सबके लिए सुलभ है। रहस्यवाद जिसे कहते हैं, वो रहस्यवाद वैसा नहीं है। चलिए हम आलोचक की निगाह से पुनः शुरुआत करते हैं। मैं कुछ बातें याद दिला दूं कि पिछली बार भी मैंने कुछ आलोचकों की बात की थी। वो इसलिए कि वहीं से हम चुनिंदा बातें फिर याद करते हैं कि कवि की एक खास पहचान, खास विशेषता जो रही, स्वातंत्र्य खोज, यानी स्वतंत्रता बेहद जरूरी है। और हर कवि की अपनी विशेषता होती है। अज्ञेय स्वतंत्रता के खोजी रहे। आप अगर नदी के द्वीप कविता पढ़ेंगे या नदी के द्वीप उपन्यास पढ़ेंगे, तो वहां पर उसका मुख्य नायक इसी की खोज में इधर उधर, एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरी जगह, और मैदान से पहाड़ पर कूच करता रहता है। कवि को क्या मान करके चलते हैं? पुरानी पीढ़ी में ये विद्रोही कहलाए और नई में समझौतावादी। इनको पुरानी पीढ़ी वाले विद्रोही कहते रहे और नए समझौतावादी मानते हैं, क्योंकि आपने प्रयोगवाद को एक नई ऊंचाई दी। प्रयोगवादी रहे आप कविता में, और कविता को के लिए नई चीजें, नए रास्ते खोजने वाले। लेकिन इसके बावजूद नई पीढ़ी इन्हें समझौतावादी कहती रही। चलिए, ये गहरी बातें हैं। डॉक्टर हरदयाल इनकी कविता में विशेष करके असाध्य वीणा को नव रहस्यवादी कविता कहते हैं, जो जिसमें प्रतीकात्मकता है। और कविता में क्या है? विनम्र आत्म साधना का मार्ग और अहम का विलय। ये आप खास करके देखेंगे कि वो साधक प्रियमवद जो असाध्य वीणा के सामने हैं, वो पूरी विनम्रता के सामने है और साधना ही करता हुआ वो जीवन गुजारता है। वो आत्म साधना के मार्ग पर चलता है। और ये सब कब संभव होता है? जब वो अहम का विलय करता है। और यह बात कबीर में भी दिखाई देती है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाई। कबीर की ये गूढ़ रहस्यवादी पंक्तियां कितनी कितने उस छुपी हुई सच्चाई को बयां करती है कि आम आदमी तो क्या समझेगा, जो आजकल जिस रास्ते पर बढ़ रहे हैं, जिस मार्ग को चुन चुके हैं और सब कुछ हासिल करने चाहते हैं, जो अपने नाम को ऊपर उठाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, उनकी तो बात ही छोड़िए। बल्कि जो भक्त है, साधक है, उस साधक में भी कोई कोई यहां तक पहुंचता है। कबीर कह रहे हैं, जब मैं था, जब तक मैं है, मैं यानी वो अहम गर्व, तब तक हरि हो ही नहीं सकता। उसके पास, उसके साथ, उसके अंदर, उसको वो समझ ही नहीं सकता। और ये मान लिया गया है
कि जब केश कंबली से पहले जितने भी कलाकार आते हैं, वीणा बजाने का दावा करते हैं, वो असफल क्यों कर हुए? क्योंकि वहां बड़बोलापन था, अहम था, गर्व था, और गर्व उनका चूर चूर हो जाता है। क्या था वहां? मैं ही मैं था। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं ना आए। जब हरि होगा तो मैं वहां रह ही नहीं जाएगा। इसी तरह से हमारे सामने नंबूदर होते हैं प्रियंवद। पिछली बार हम यहां थे, ये पंक्तियां थी, चुप हो गया प्रियंवद, सभा भी मौन हो रही, वाद्य उठा साधक ने गोद रख लिया, धीरे धीरे झुक उस पर, तारों पर मस्तक टेक दिया। इस कविता की पंक्ति से आपको एहसास हो रहा है, हो गया होगा कि पहले जो भी कलाकार यहाँ आए राजा के दरबार में आकर के ऊंचे बोल बोल करके और अपने आप को बड़ा साधक बतलाते हुए ये दावे करते रहे कि बताइए वो वीणा हम बजा देते हैं, हमने बहुत सारी वीणाएं बजाई है, ये किस खेत की मूली है। इस तरह से दावा किया, वादा किया, ये सोचकर बिना सोचे, बिना देखे, बिना देखे ही वीणा बजाने का दावा करने वाले कलाकार वहां मस्तक झुका करके गए। अब ये जो कलाकार नहीं, साधक है, क्या स्थिति थी? पिछली बार हमने देखा, चुप हो गया प्रेमवत, सभा भी मौन हो रही, वाद्य उठा साधक ने गोद रख लिया, और धीरे धीरे झुक उस पर, तारों पर मस्तक टेक दिया। ये एक स्थिति खड़ी होती है, और इस स्थिति में सभी मौन हो जाते हैं, वो भी चुप हो जाता है। और ऐसी स्थिति में देखिए क्या घटित हुआ। अब सभा क्या देख रही है? सभा चकित थी, अरे प्रेमबद क्या होता है? केश कमली अथवा होकर पराभूत झुक गया वाद्य पर, वीणा सचमुच है क्या असाध्य? पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रेमबद साध रहा था वीणा, नहीं स्वयं अपने को साध रहा था, सौंप रहा था उसी किरीट तरु को। कौन प्रियंबद है कि दंभ कर। हम पुनः समझते हैं उस स्थिति को कि प्रियंबद ने सब कुछ कह दिया, यानी कह नहीं दिया, मौन धारण कर लिया। और उसके मौन धारण करने से सभा पर क्या प्रतिक्रिया हुई, ये पंक्तियां यहां हैं। सभा चकित थी, अरे प्रियंबद क्या होता है, क्या हो रहा है ये? केश कंबली अथवा होकर पराभूत झुक गया वाद्य पर। यानी यही तो देखा था पिछली बार पंक्तियों में आपने, कि उसने मस्तक वीणा पर, वीणा के तारों पर टेक दिया है और चुप्पी साध ली है लंबी। इसको देखते देखते सभा चकित रह जाती है, ये प्रियंबद क्या है, क्या हो रहा है? क्या ये भी हार मान चुका है? क्योंकि हार मानने वाले सिर झुका लेते हैं, और यहां पर केश कंबली या पराभूत हो चुका है, जो वाद्य पर सर रखकर, यानी सर झुका बैठा है, यानी ये तो पहले ही हार मान चुका। और दूसरी बात, उनको इस बात का एहसास शिद्दत से होता है, और ये उस व्यक्ति के साथ अक्सर होता है जो असफल होता है। कोई चीज जब सदती नहीं, कईयों के आने के बाद जब सदती नहीं, और जब कोई अंतिम कलाकार भी आता है और वो भी कुछ प्रयास करता है, उसके प्रयास में भी अगर देरी होती है, वो पल भर, कितना पल, पल भर नहीं, कितना लंबा लगता है वो पल। यानी कुछ दुर्घटनाएं पल भर में घटित होती है, वो पल भर कितना लंबा होता है। ठीक ऐसे ही सभासद अपनी अपनी बात, या अपनी वो बात कि ये वीणा सचमुच ही असाध्य है क्या, ये प्रश्न छूट जाता है। और प्रश्न इसलिए झुक गया वाद्य पर।
उसका वाद्य पर सिर झुकाना और सिर टिकाए रहना लगातार इस बात का सूचक हो जाता है। वो सभासद ये मान लेते हैं, स्वीकार लेते हैं और समझ जाते हैं, जो उनकी आदत में आ चुका है कि जो भी यहाँ आया असफल होकर के लौट गया, ये भी वैसे ही उसी श्रेणी में है, उसी तरह का है। क्योंकि अब बड़ा मुश्किल सवाल है ये कि इस असाध्य को भी कोई साध सकेगा। ये तो सिर झुका चुका है, ये तो पहले ही सिर झुकाए बैठा है। अब किस तरह से उम्मीद की जा सकती है? तो फिर क्या होता है? पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियंबद साध रहा था वीणा, नहीं, स्वयं अपने को साध रहा था, सौंप रहा था उसी किरीट तरु को। कौन प्रियंबद है कि दंबकर। जो पिछली बार हमने वो पंक्ति छोड़ी थी, उसी जगह पर वैसी पंक्ति देखिए, कौन प्रियंबद जो कि दंभ करे। ये जो प्रियंबद है, जिसका नाम प्रियंबद है, ये क्या चीज है कि जो दंभ करेगा। इसलिए वो पूरी तरह से समर्पित हो जाना चाहता है। किस तरह से? उस स्पंदित सन्नाटे में, जो सन्नाटा पसर चुका है, किसी भी तरह की कोई आवाज, आहट सुनाई नहीं दे रही। अगर आ रही है तो जो सभासद वहां मौजूद है, उनकी सांस लेने निकालने की आवाज के अलावा सभी चुप साध हो जाते हैं, मौन साध करके बैठ जाते हैं। ऐसे स्पंदित कर देने वाले सन्नाटे में भी मौन प्रियंबद, प्रियंबद दिखने में मौन था, जिसे वो हारा हुआ समझ रहे थे। उस मौन होकर के वो किसको साध रहा था? वीणा को साध रहा था। वीणा को कैसे साध सकता है? उस मौन के द्वारा महसूस कर रहा था वीणा को अपनी गोद में लेकर, नहीं, स्वयं अपने को साध रहा था। लोग ये महसूस कर सकते हैं कि वीणा को साधने का साधक प्रयास कर रहा है। आप तो देखिए, साध रहा था, साधक कौन? जो साधक है, साधक कौन? प्रियंबद। प्रियंबद साधना का प्रयास कर रहा है उस वीणा को इस तरह से, ऐसे नहीं, नहीं, स्वयं अपने को साध रहा था। वो वीणा को नहीं, अपने को ही महसूस कर रहा था, उसके अनुकूल बनाने का, उसके स्तर पर लाने का, उस स्थिति में अपने आप को ढालने का, जिसमें ये, जिससे ये वीणा बनती है। सौंप रहा था उसी किरीट तरु को। किरीट तरु, वो महान पेड़, वो लंबा, जिसकी जिसकी जड़ें वासुकी नाग के फन तक जा रही थी, और वासुकी नाग भी सहारा लेकर के, थक हार करके तरोताजा हुआ करता था उस जड़ों तक। ऐसी जड़ें किसकी हो सकती है? ये रहस्य है। सौंप रहा था उसी किरीट तर को। कौन प्रियंबद है कि दंभ कर, दंभ करे। ये प्रियंबद क्या चीज है? तो इस तरह से प्रियंबद अपने आप को समर्पित करता है, आत्मार्पित करता है। इस अभिमंत्रित कारू वाद्य के सम्मुख आवे, कौन बजावे? ये वीणा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही। भूल गया था केश कंबली राजसभा को, कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था, जिसमें साक्षी के आगे था जीवित वही किरीट तरु, जिसकी जड़ वासुकी के फण पर थी आधारित। कवि ये कहना चाहता है, कवि ये बतलाना चाहता है और उस स्थिति को बयां कर रहा है जो राजसभा में घटित हो रही है, जो इस वक्त घटनाक्रम चल रहा है, जिसे ये कहें कि कुछ नहीं हो रहा है। जहां कुछ नहीं होता वहां भी कुछ हो रहा होता है। इसे मौन और रहस्य में समझा जा सकता है। जो बहुत कुछ कृत्य करते हैं,
ये कहा जाता है कि बहुत कष्ट करने के बाद भी कहीं नहीं पहुंचा करते। हम आजकल इतने दौड़ रहे हैं, दौड़ करके कहीं नहीं पहुंच रहे। ये ये एक द्वंद्व है, एक विडंबना है कि लोग बिना सांस लिए दौड़ रहे हैं, बिना मौत की परवाह किए दौड़ रहे हैं। किसके लिए? हासिल क्या? तो पता चलता है कि हासिल अंततः जीरो। हासिल के नाम पर अंततः जीरो निकलता है और हम जिंदगी भर भागते दौड़ते सांस फुलाते हुए दौड़ते रहते हैं। चलिए हम वापस लौटते हैं। इस अभिमंत्रित कारू वाद्य के सम्मुख आवे। वज्र कीर्ति की इस अभिमंत्रित कारू वाद्य के सम्मुख आवे, ये प्रेमबद्ध ये क्या चीज है, ऐसा दावा वो नहीं करता। फिर ऐसे में इस वीणा को बजावे कौन? ये वीणा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही। ये वीणा वैसी वीणा नहीं है जिसे कलाकार बजा लिया करते हैं। जो बांस की बांसुरी यानी बांस से बना करती है, उसमें कुछ तार होते हैं, उसको बजाया जा सकता है। पर ये वीणा वो वीणा नहीं है। ये तो एक साधक के जीवन भर की साधना है। इसको वो साधक उस तरह से यानी कलाकार उस कलाकारी से इसको नहीं बजा सकता, बजा ही नहीं सकता। इसलिए मैं कौन होता हूं और दावा करने वाला कौन होता हूं? यह प्रेमबद्ध ही क्या चीज है। इसलिए क्योंकि जिसने जीवन भर साधना करके जिसको बनाया है, उसको इतनी आसानी से उसी तरह से उन्हीं हथियारों से उसे नहीं साधा जा सकता। इसलिए क्या हुआ, वहां भूल गया था केश कंबली राजसभा को। और केश कंबली जहां बैठा था, जिस कंबल को बिछा करके गोद में वीणा रख करके बैठा था, वो राजसभा हुआ करती थी। इस वक्त केश कमली राजसभा में सशरीर होते हुए, भौतिक रूप से होते हुए, मन से वहां नहीं था। तन से वहां जरूर था, लेकिन वो मन से राजसभा में नहीं था। पूरी तरह से भूल चुका होता है। क्या कर रहा है वो? कम्बल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था। और वो अपनी साधना के बल पर उस कंबल पर बैठ करके उस अभिमंत्रित वीणा को लेकर के अकेलेपन में डूब जाता है। सिर्फ वो और वो वीणा यही रह जाते हैं, जिसमें साक्षी के आगे था जीवित वही करु किरीट तरु, जिसकी जड़ वासुकी के फण पर थी आधारित। आपने पिछली बार जब राजा कह रहे थे तो राजा की बात से आप अंदाजा लगा चुके थे, बहुत कुछ समझ चुके थे। अब राजा चुप है, सभासद चुप है। अगर यहां पर जो सामने साधक है वो भी चुप है, अब पूरी सभा चुप है, इसके बावजूद पाठक के सामने साक्षी के बतौर प्रियमबद की कुछ हरकतें जो महसूस की जा सकती है कि वो जीवित आगे था, जीवित वही किरीट तरु, जिस किरीट तरु से वो वीणा बनाई गई थी। साधक उस किरीट तरु के सामने साक्षात खड़ा हो जाता है, जिसके कंधों पर बादल सोते थे और कान में जिसके हिमगिरी कहते थे अपने रहस्य संबोधित कर उस तरु को करता था नीरव एकालाप प्रियंवद। यानी उस किरीट तरु के सामने अपने आप को प्रियंवद ले जाकर के खड़ा कर देता है, जिसके कंधों पर बादल सोते थे। यानी बादल जब गुजरते थे तो बादल भी अटक करके वहीं, जैसे ठहर करके वहीं रात भर विश्राम करने के बाद आगे बढ़ा करते थे। ऐसा वो किरीट तरु जिसकी डालों पर बादल सोया करते थे, उसे महसूस करता है। और कान में जिसके हिमगिर कहते थे अपने रहस्य, यानी हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर जमा हुआ बर्फ से गुजर करके आने वाली हवाएं
हवाओं में से जो रहस्य उस किरीट तरु के कानों में पड़ा करता था, संबोधित कर उस तरु को करता था, संबोधित कर उस तरु को करता था, नीरव एकालाप प्रियंवद। शांत होकर के एकालाप कर रहा है प्रियंवद, अकेला ही बोल रहा है। और किसको बोल रहा है? प्रियंवद उस किरीट तरु से साक्षात सामने बात कर रहा है, अकेले ही बात कर रहा है, शांत होकर के। तो इस तरह से हम ये कविता आपके सामने क्रमशः आगे भी देखते रहेंगे। आप पुनः धन्यवाद। और ये जो लाल निशान आप देखेंगे, इस पर जरूर क्लिक करें और अन्य उन विद्यार्थियों से जो इस क्रियाकलाप से, कार्यक्रम से महरूम है, उनको जोड़ें, उनको बताएं। और कविता पढ़ करके वीडियो को अपने घर वालों को भी सुनाई जा सकती है। कुछ कविताएं ऐसी होती है जिसको अनपढ़ भी समझ सकता है, ज़्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं। आप इससे एमए की परीक्षा बेशक देंगे, लेकिन ये कविता क्या कह रही है? कविता एक व्यक्ति विशेष में वो चीज लाने के लिए मौन को साधना के स्तर पर उतारने का प्रयास है ये कविता। इसलिए इस कविता को पढ़ते हुए आप ऐसा महसूस करेंगे। धन्यवाद।